नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेस। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिल्वर बेडिंग कहानी के प्रश्न उत्तर के बारे में। जी हाँ, सिल्वर बेडिंग कहानी जो मनोहर श्याम जोशी की यथार्थपरक कहानी है और एनसीईआरटी कक्षा 12वीं के हिंदी आधार पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए प्रस्तावित है। तो आज हम इस कहानी के इस पाठ के प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? इसी प्रश्न को दूसरे तरह से पूछा जा सकता है कि सिल्वर बेडिंग कहानी के आधार पर बताइए कि यशोधर बाबू समय के अनुसार क्यों नहीं ढल सके। अब इसमें दोनों पात्रों यानी यशोधर बाबू और उसकी पत्नी की सोच का जो अंतर है, उस अंतर को आप स्पष्ट करेंगे अपने उत्तर में, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि पत्नी क्यों ढल जाती है बच्चों के अनुसार जबकि यशोधर बाबू नहीं ढल पाते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी समय को अच्छी तरह पहचानती है। वह जानती है कि बच्चों की सहानुभूति तभी प्राप्त की जा सकेगी जब बच्चों की सोच के अनुसार चला जाए। व्यवहार भी यही कहता है। दूसरे, उसके व्यक्तित्व के विकास पर किसी अन्य व्यक्ति विशेष का प्रभाव नहीं है। तीसरे, वह संयुक्त परिवार के साथ उसका अनुभव भी सुखद नहीं रहा। उसकी इच्छाएं अतृप्त रहीं। खुद उसी के अनुसार मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। अतः अब आजादी के नाम पर वह बेटी के कहने के हिसाब से कपड़े पहनती है और वह बेटों के मामलों में भी दखल नहीं देती है। इधर दूसरी तरफ यशोधर बाबू स्वयं को बदल नहीं पाते। वे सदैव किसी न किसी उलझन के शिकार हैं। वे सिद्धांतवादी हैं। इसी कारण वे परिवार के सदस्यों से तालमेल नहीं बिठा पाते। उन पर किसनदा का प्रभाव है जो परंपरा को ढोते हुए अंत में फटे हाल मरे। वे संयुक्त परिवार भारतीय परंपराओं को बनाए रखना चाहते हैं परंतु परिवार उन्हें निरर्थक मानता है। यशोधर बाबू पार्टीबाजी, फैशन, अच्छे मकान में रहना आदि को पसंद नहीं करते। वे आधुनिक भौतिक वस्तुओं को बंधन मानते हैं। फलतः वे अलग थलग हो जाते हैं। अंत में उन्हें परिस्थितियों से समझौता करना पड़ता है। ये रहा पहले प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह पाठ में जो हुआ होगा वाक्य कि आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं। जो हुआ होगा कि 2 अर्थ छवियां लिखिए। यानी 2 तरह से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। पाठ में जो हुआ होगा एक जुमला आया है और ये जुमला आया है किशनदा की मृत्यु के बारे में। जब अचानक बिना किसी बीमारी के किशनदा की मृत्यु हो गई उनके गांव में और इस बात का पता लगाने की कोशिश की यशोधर बाबू की उनकी मृत्यु कैसे हुई, तो पड़ोसियों ने कहा कि पता नहीं, जो हुआ होगा। अब ये जो हुआ होगा इसके कई निहितार्थ हैं इस कहानी में। तो आइए उत्तर देखते हैं। पाठ में जो हुआ होगा वाक्य पहली बार तब आता है जब यशोधर बाबू किशनदा के किसी जाति भाई से उनकी मौत का कारण पूछते हैं तो उत्तर मिलता है जो हुआ होगा अर्थात पता नहीं। इसका अर्थ यह है कि किशनदा की मृत्यु का कारण जानने की इच्छा भी किसी में नहीं थी। इससे उनकी हीन दशा का पता चलता है। दूसरा अर्थ तब मिलता है जब यशोधर बाबू के ध्यान में किशनदा उन्हें समझाते हुए कहते हैं, भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हों या ब्रह्मचारी हों, अमीर हों या गरीब हों, मरते जो हुआ होगा से ही हैं। हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। इससे जीवन की उस कड़वी सच्चाई का बोध होता है कि जीवन के आदि और अंत में सब अकेले ही होते हैं। अगला प्रश्न है, समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? यहां आपको देखना है, एक तो बार बार अपने विचारधारा को प्रकट करने के लिए एक तरह से यशोधर बाबू समहाउ इम्प्रॉपर यानी जो चीजें उन्हें अच्छी नहीं लगती हैं
जिन चीज़ों से वो वैचारिक रूप से सहमत नहीं है उसे वो समहाउ इम्प्रॉपर मानते हैं और इसे दोहराते हैं। तो ये एक तरह से उनकी सोच को दर्शाता है। साथ में कहानी के कौन कौन से प्रसंगों के लिए उन्होंने समहाउ इम्प्रॉपर प्रयोग किया है उसका भी उल्लेख आपको अपने उत्तर में करना है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। समहाउ इम्प्रॉपर का अर्थ है कुछ न कुछ गलत है। यशोधर बाबू द्वारा इस वाक्यांश का प्रयोग करना वास्तव में नए और पुराने की टकराहट और आज के बदलते हालात की विडंबना को दर्शाता है। आज परिवार समाज में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है तो वहीं कुछ न कुछ गलत भी हो रहा है। फिर यशोधर बाबू जैसे सिद्धांतवादी लोगों के लिए ऐसी स्थिति को स्वीकारना सहज नहीं है। उनका तकिया कलाम निम्न संदर्भों में प्रयुक्त हुआ है। पहला, साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलना, सिल्वर वेडिंग मनाना, स्कूटर की सवारी पसंद न आना, अपनों से परायेपन का व्यवहार मिलने पर, पत्नी के आधुनिक पहनावे पर, छोटे साले के ओछेपन पर, शादी के संबंध में बेटी द्वारा स्वयं निर्णय लेने की परंपरा पर, खुशहाली में रिश्तेदारों की उपेक्षा करने पर, केक काटने की विदेशी परंपरा पर, इन सभी अवसरों पर यशोधर बाबू समहाउ इम्प्रॉपर कह के इन परंपराओं से अपनी असहमति दर्ज कराते हैं। इन संदर्भों से स्पष्ट होता है कि यशोधर बाबू समय के हिसाब से अप्रासंगिक हो गए हैं, इस कारण वे उपेक्षित रह गए हैं। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन की दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कैसे? ये एक तरह से वैल्यू एडेड क्वेश्चन है जिसमें आपको अपने जीवन के अनुभवों से बताना है कि आपके जीवन में किसका ज्यादा प्रभाव पड़ा है और किसने आपके जीवन को ज्यादा से ज्यादा प्रभावित किया है और क्यों प्रभावित किया है, इसका जवाब देना है इस उत्तर में। तो आइए देखते हैं। यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मेरे जीवन में बड़े भाई साहब का प्रभाव है। वे बड़े शिक्षाविद हैं। उन्होंने हर परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। उन्हें कई विषयों का गहन ज्ञान है। परिवार वाले उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, परंतु उन्होंने साफ मना कर दिया तथा शिक्षक बनना स्वीकार किया। आज वे विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हैं। उनके विचार व कार्यशैली ने मुझे प्रभावित किया। मैंने निर्णय किया कि मुझे भी उनकी तरह मेहनत करके आगे बढ़ना है। मैंने पढ़ाई में मेहनत की तथा अच्छे अंक प्राप्त किए। मैंने स्कूल की सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेना शुरू किया। कई प्रतियोगिताओं में मुझे इनाम भी मिले। मेरे अध्यापक प्रसन्न हैं। मैं बड़े भाई की सरलता व सादगी से बहुत प्रभावित हूँ। तो इस तरह से आप ऐसे किसी भी व्यक्ति का उल्लेख कर सकते हैं जिससे आप प्रभावित हों और साथ में क्यों प्रभावित हैं इसका कारण भी आपको देना है ताकि आपका उत्तर तर्कपूर्ण हो सके। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहां तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? ये भी वैल्यू एडेड क्वेश्चन है, यानी आपको अपने अनुभवों से इसका उत्तर बताना है। पाठ में इसका उत्तर निहित नहीं है। तो आपको इस पाठ को पढ़ करके ये बताना है कि वर्तमान समय परिवार की जो संरचना है और जो परिवार का स्वरूप है वो आज की कहानी से कहां तक मेल खाते हैं, कहां उनका तालमेल बैठता है, कहां इस कहानी से अलग उनका रुख है। तो आइए उत्तर देखते हैं। यह कहानी आज के समय की पारिवारिक संरचना और उसके स्वरूप का सही अंकन करती है। आज की परिस्थितियां इस कहानी की मूल संवेदना को प्रस्तुत करती हैं। आज के परिवारों में सिद्धांत और व्यवहार का अंतर दिखाई देता है। आज के परिवार में भी यशोधर बाबू जैसे लोग मिल जाते हैं जो चाह करके भी स्वयं को बदल नहीं सकते। वहीं कई बदलावों से वे सहमत नहीं होते और उससे दुखी भी होते हैं। उनका दुखी होना स्वाभाविक है क्योंकि समय और समाज में बदलाव जितना जरूरी है उतना ही नए और पुराने का सामंजस्य भी। इस तरह यह कहानी वर्तमान समय की पारिवारिक संरचना और स्वरूप को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे और क्यों? यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं और इन तीनों में से पूछ रहा है कि किस पॉइंट को आप इस कहानी की मूल संवेदना यानी इस कहानी का एक तरह से प्राण तत्व आप किसे कहेंगे और क्यों कहेंगे?
पहला है हाशिए पर धकेले जाते हुए मानवीय मूल्य, दूसरा है पीढ़ी अंतराल और तीसरा है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। यानी इस कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या दिखाने का, प्रमुख रूप से क्या चीज दिखाने का प्रयास किया है, वो हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य को दिखाना चाहता है, या पीढ़ी अंतराल को दिखाना चाहता है, या पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को इस कहानी के माध्यम से दिखाना चाहता है। इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा वो कहानीकार दिखाना चाहता है? तो इसका आप बड़ा ही संतुलित उत्तर देंगे। कोशिश करेंगे कि तीनों बातें आपके उत्तर में शामिल हों। इस तरह से उत्तर लिखें कि आप दिखा सकें कि तीनों बातों को कहीं न कहीं कहानी में दिखाने का प्रयास किया गया है, लेकिन किसी एक पॉइंट को आप ज्यादा हाईलाइट करेंगे कि ये कहानी की मूल संवेदना है। उत्तर देखिए, इस कहानी में मानवीय मूल्यों, भाईचारा, प्रेम, रिश्तेदारी, बुजुर्गों का सम्मान आदि को हाशिए पर दिखाया गया है। यशोधर पुरानी परंपरा के व्यक्ति हैं, जबकि उनके बच्चे पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हैं। वे सिल्वर वेडिंग जैसी पाश्चात्य परंपरा का निर्वाह करते हैं। इन सब के बावजूद यह कहानी पीढ़ी के अंतराल को स्पष्ट करती है। यशोधर बाबू स्वयं पीढ़ी के अंतराल को स्वीकार करते हैं। वे मानते हैं कि दुनियादारी के मामले में उनकी संतान व पत्नी उनसे आगे हैं। वह पुराने आदर्शों व मूल्यों से जुड़े हुए हैं। ऑफिस में भी वे कर्मचारियों के साथ ऐसे ही संबंध बनाए हुए हैं। चड्ढा की चौड़ी मोहरी वाली पैंट उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। उन्हें अपनी बीवी व बच्चों का रहन सहन भी अनुपयुक्त जान पड़ता है। वे जिन सामाजिक मूल्यों को बचाना चाहते हैं, नई पीढ़ी उनका पुरजोर विरोध करती है। नई पीढ़ी पुरानी सादगी को फटेहाली मानती है। वह रिश्तेदारी निभाने को घाटे का सौदा बताती है। इन्हीं सब मूल्यों से प्रभावित होकर यशोधर बाबू का बेटा पिता के लिए नया गाउन तो लाता है, ताकि फटे पुलोवर से उसे शर्मिंदा न होना पड़े। अतः इस कहानी में पीढ़ी अंतराल की समस्या को उजागर किया गया है और यही इस कहानी की मूल संवेदना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा न लगने की क्या कारण होंगे? इसमें ये महत्वपूर्ण प्रश्न है वैल्यू आधारित प्रश्नों में। हालांकि ऐसे प्रश्न एक या दो ही पूछे जाते हैं। इसमें आपको यशोधर बाबू के उस द्वंद्व को बताना है जहां वो तमाम ऐसी चीजों से खुश होते हैं लेकिन उससे सहमत नहीं होते हैं। यानी वैचारिक रूप से वो इन चीजों से सहमत नहीं होते, लेकिन फिर भी कहीं के उन चीजों से उन्हें थोड़ी बहुत खुशी भी मिलती है। ये जो द्वंद्व है, सहमत होने का भी और न होने का बीच का जो द्वंद्व है, ऐसे प्रसंगों का उल्लेख इस उत्तर में आपको करना है और ये साबित करना है कि कौन सी ऐसी आधुनिक चीजें हैं जिनसे जो सुविधाजनक तो हैं लेकिन फिर भी पुराने बुजुर्ग जो है उससे सहमत नहीं होते हैं और क्यों नहीं होते हैं। उत्तर देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बदलना ही समय की पहचान है। आज घर का परिवेश बिल्कुल बदल चुका है। एकल परिवार प्रणाली प्रचलन में आ चुकी है। यद्यपि यह सुविधाजनक है किंतु इसके बुरे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। शहरी जीवन में स्त्री पुरुष संबंधों में खुलापन आया है। साथ ही रहन सहन, वेशभूषा में भी बदलाव हुए हैं, लेकिन यह रूप बुजुर्गों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। कारण स्पष्ट है कि आधुनिकता के नाम पर पाश्चात्य संस्कृति का खुलकर समर्थन किया जा रहा है। संस्कार और मर्यादा का परित्याग किया जा रहा है। इंसानी रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होते जा रहे हैं। तो इन सब कारणों से बुजुर्ग जो है पसंद नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में हैं, अपने अनुभव और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए। यानी यशोधर बाबू का जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है कहानी के आधार पर, उस धारणा को आपको बताना है। और लेखक ने 3 हिंट भी दिए हैं कि आपकी क्या क्या धारणा हो सकती है। इनमें से कौन सी धारणा आपकी बन रही, कौन सी सोच आपकी बन रही है यशोधर बाबू के व्यक्तित्व के बारे में, उसको स्पष्ट करना है। पहली सोच तो ये बन सकती है आपकी कि यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं है, अर्थात उनको निग्लेक्ट कर दिया जाना चाहिए।
यशोधर बाबू, दूसरा जो पॉइंट है ये कि यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है, जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है पर पुराना उन्हें छोड़ता नहीं है। इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है, एक तरह से उनके एंगल से सोचने की जरूरत है, यशोधर बाबू के नजरिए से चीजों को देखने की जरूरत है। तीसरा, आपके मन में ये विचार उठ सकता है कि यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व हैं और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित होगा। ये 3 विचार हैं। आप यशोधर बाबू के व्यक्तित्व को देख करके कौन सा विचार उनके बारे में बना पाते हैं, इसका उल्लेख करना है। अब इसका उत्तर देखते हैं। प्रस्तुत कथा में यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है, जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है पर पुराना छोड़ता नहीं है। इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। ये बातें कहानी पढ़ने के बाद यशोधर बाबू पर पूर्णतः लागू होती हैं। वे पुरानी सोच के व्यक्ति हैं, समाज के पुराने मूल्यों और परंपराओं को बचा कर रखना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी नए के साथ जुड़ने की कोशिश भी करते हैं। वे अपने बच्चों की तरक्की से खुश हैं, हालांकि उनकी उपेक्षा का शिकार होने पर वे दुखी भी होते हैं। उन्हें टीवी, फ्रिज, रसोई गैस जैसी आधुनिक चीजें पसंद नहीं हैं, पर इस बात से खुश होते हैं कि इन चीजों के होने से लोग उन्हें संपन्न समझते हैं। उन्हें अपनी पत्नी और बेटी द्वारा पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित कपड़े पहनना पसंद नहीं है, लेकिन अंग्रेजी बोलकर मेहमानों का स्वागत करते हुए वो ये जताना चाहते हैं कि वे विलायती रीति रिवाज से भी अपरिचित नहीं हैं। उन्हें सिल्वर वेडिंग जैसी पार्टी विदेशी संस्कृति का प्रभाव लगती है, पर वे इस बात से खुश हैं कि जो यशोधर गरीबी के कारण अपनी शादी भी धूमधाम से नहीं कर सके थे, आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह पर कई तरह की मिठाइयाँ, नमकीन और कोल्ड ड्रिंक उपलब्ध हैं। तो इस तरह से द्वंद्व में पड़े हुए व्यक्ति के साथ हमें सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, अर्थात उनके नजरिए से हमें चीजों को देखना चाहिए, न कि उनको पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। तो इस तरह से ये रहे इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इस पाठ के प्रश्न उत्तर से संबंधित सभी प्रश्नों का PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसे नोट करके आप उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।